आप सभी का डीबीएम क्लासेस पर फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के हिंदी के ऊपर और इसमें हम देख रहे थे अध्याय 5 जिसका नाम है नागरी लिपि। इसके हम लेखक परिचय और निबंध परिचय के ऊपर बहुत अच्छी तरह से पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इनके जो महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न है जो प्रत्येक वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है, इसी के ऊपर बात करेंगे। तो आपसे आग्रह है कि यदि आप पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप डीबीएम क्लासेस पर जाकर देख सकते हैं और आप एक नोटबुक कलम लेकर एकांत जगह पर बैठ जाएं। जो भी चीज़ हम समझाएं इनको समझते हुए चलिएगा। इनके बाद आप इनका शॉर्ट स्क्रीन या वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं इनके सब्जेक्टिव प्रश्नों के ऊपर। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, प्रश्न संख्या पहला कह रहा है कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई है। ये पिछले वीडियो में हम बात किए हुए हैं। उत्तर में है करीब 2 सदी मतलब 200 वर्ष पहले इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तक छपने लगी, जिसके कारण इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। हम टाइप बात किए थे कि जैसे मोबाइल में हम लोग टाइप करते हैं, जैसे आप किताब में लिखते हो, चाहे आप लैपटॉप कंप्यूटर हो, चाहे कहीं भी सरकारी संस्थाएं हों, वहाँ पे आप जो भी फॉर्मेट देखते हो लिखा हुआ वो टाइप में छपा हुआ होता है। तो इनके जो टाइप हैं करीब 200 सदी पहले ही बनकर इनकी पुस्तकें छपने लगी। जब पुस्तक में छपने लगे तो वह पुस्तक एकांत जगह पर रखने लगा, उनमें स्थिरता आने लगी। तब से इनके जो भी लिपि हैं इनमें स्थिरता आ गई। अगले प्रश्न 2 में क्या कह रहा है, कह रहा कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो इनमें भाषाएं के बारे में कह रहा है कि देवनागरी लिपि में किस किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे उत्तर में है कह रहा देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है, संस्कृत भाषा लिखी जाती है, मराठी और नेपाली इत्यादि भाषाएं लिखी जाती है। अगला प्रश्न है 3, कह रहा कि लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है। संबंध मतलब दोनों में रिलेटेड बताया है, एक दूसरे में आपसी क्या है, मेल है। तो इसका उत्तर कह रहा है कि लेखक ने बंगाली लिपि, किस लिपि को, बंगाली लिपि, नंदी लिपि, नागरी लिपि और ब्राह्मी लिपि इत्यादि का संबंध देवनागरी लिपि से बताया है। आप एक ऑब्जेक्टिव बताइएगा, किस लिपि को देवनागरी लिपि की बहन की कही जाती है। ये हम पिछले वीडियो में बात किए हुए, आप कमेंट में बताइएगा। अगला कह रहा है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, उनके विवरण दे। तो नागरी लिपि के आरंभिक मतलब शुरुआती, तो इसका उत्तर है कि नागरी लिपि के लेख हमें विंध्यन पर्वत के नीचे से दक्कन प्रदेश से मिला है। आप अगर मैप देखे होंगे, ये भारत का नक्शा है और ये ऊपर यहाँ पे आप ये वाले जो मध्य भारत देख रहे हैं, ये विंध्यन का यहाँ पे श्रृंखला है। इसी के नीचे से दक्कन का प्रदेश, ये दक्कन का प्रदेश है, यहीं से देखने को हमें मिलता है। अगला प्रश्न है 5, कि नागरी लिपि को देवनागरी लिपि क्यों कहते हैं। ये भी बहुत सोचने की बात है कि नागरी लिपि को देवनागरी लिपि क्यों कहते हैं। लेखक इस संबंध में क्या बताते हैं, आप बताइएगा कि नागरी लिपि के लेखक कौन है, कमेंट में बताइएगा, क्योंकि यहाँ लेखक की बात की गई है। तो लेखक कौन है बहुत अच्छी तरह से हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताए हैं। अगर लेखक के बारे में पता है तो आप जन्म के बारे में भी बता दीजिएगा, जन्म कब हुआ है। जन्म अगर पता है तो बताइएगा जन्म कहाँ पे हुआ है, तो ये आप जरूर कमेंट में बताइएगा। उत्तर में है कि नागरी लिपि को देवनागरी लिपि कहने के पीछे, मतलब इनको देवनागरी कहने के पीछे क्या क्या है आते हैं। लेखक के अनुसार कई कारण हैं। कहा कि नागरी लिपि को देवनागरी लिपि कहने के पीछे लेखक के अनुसार कई कारण हैं। जैसे कि कुछ विद्वानों का मत है कि इस लिपि का प्रयोग सबसे पहले गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने किया, हम पिछले वीडियो में बात किए थे, इसलिए इसे देवनागरी लिपि कहते हैं। दूसरा, काशी के विद्वानों का मत है, मत मतलब इनका कहना है कि काशी देवों की भूमि है। काशी किनकी भूमि है, देवों की भूमि है, और सबसे पहले इस लिपि का प्रयोग काशी में ही हुआ था।
सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? काशी में हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? देवनागरी लिपि पड़ा। इसके बाद और बहुत सारे कारण हैं, यहाँ पे लिखे। इस प्रकार और कई मत देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको बताए थे कि पटना को लेकर बात था। पटना के यहाँ पे शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका नाम था विक्रमादित्य। इनका जो व्यक्तिगत नाम था वो देव था, इसीलिए इस लिपि का सदुपयोग किया गया इसी के नाम के आधार पर, देवनागरी लिपि। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6, और ये क्या कह रहा है कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे? ये गुर्जर प्रतिहार एक विदेशी शासक थे जो भारत के बाहर से आए हुए थे, और ये 8वीं सदी से पहले आए थे, और यहाँ पे आकर ये अवंती पर अपना अधिकार जमा लिया। इनके बाद धीरे धीरे कन्नौज को भी अपना अधिकार अपना अंडर में ले लिया। तो इसी चीज को देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे कारण कि गुर्जर प्रतिहार भारत में बाहर से आए थे, जो 8वीं सदी से पहले अवंती प्रदेश में अपना शासन खड़ा कर लिया। बाद में उन्होंने कन्नौज पर भी अपना अधिकार जमा लिया। उन्होंने मतलब कौन है? तो गुर्जर प्रतिहार। आप सोच सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो बाहर से आए हैं, भारत में रह रहे हैं, इनके बाद धीरे धीरे भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये अपना क्या कर रहा? शासन स्थापित कर रहा। सोच सकते हैं अगर कोई व्यक्ति आपके घर पे जाकर वो आपके घर को कब्जा कर ले, आप क्या करेंगे? कान में तेल लेकर सोए हुए रहेंगे। तो ये इसी प्रकार से यहाँ पे जो अवंती है, ये कौन यहाँ पे ले लिया? गुर्जर प्रतिहार ले लिया। यही नहीं, कन्नौज को भी कर लिया। तो पहले अगर आप देखेंगे, जब 12th में जाएंगे, 16 महाजन थे। तो 16 महाजन पद में से आपका यहाँ पे अवंती भी है, कन्नौज भी है, और 16 महाजन पद में सबसे शक्तिशाली जो महाजन पद था, आप कमेंट में बताइएगा कौन है वो। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि नागरी लिपि 8वीं 9वीं सदी में एक सार्वदेशिक मतलब पूरे देश में प्रयोग किए जाने वाले लिपि थी, क्योंकि इस समय संपूर्ण देश में लगभग इसी लिपि का प्रयोग हो रहा था। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। आप टोटल प्रश्न को लिख लीजिए, यहीं से आपका सब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा। और आप जितने सारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, आप ऑब्जेक्टिव के बुक लिए होंगे, उनको आप याद कर लीजिए, ताकि एग्जाम में जो भी प्रश्न बने उनसे आप अधिक से अधिक आप हल कर पाए और बेहतर अंक प्राप्त कर पाइएगा। तो आज के लिए हम यहीं तक रहने के लिए देते हैं, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैथ और साइंस को लेकर। धन्यवाद।